friend. I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am MBA Finance and Chartered Accountant and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो लॉ से रिलेटेड है। राइट शॉर्ट नोट्स डिजऑनेस्टली और वैल्यूएबल सिक्योरिटी में क्या डिफरेंस है, इस चीज़ को आज आपको बता रहे हैं। शरीर के किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से में लगी क्षति की भरपाई नहीं माना जा सकता अगर यह जानलेवा न हो। हालांकि किसी अंग या जोड़ का अस्थायी विच्छेद घोर अपहित माना जाता है क्योंकि इसे बहुत दर्द होता है। डिजऑनेस्टी मीन्स बेईमानी से। वैल्यूएबल सिक्योरिटी में मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान जो प्रतिभूति होता है उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी कहते हैं। डिजऑनेस्टली को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिजऑनेस्टली इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 और क्लोज टू BNSS में अंडर सेक्शन 27 में डिफाइन किया गया, विच स्टेट whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person या wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. Some ingredients of dishonesty under the IPC include deception, internationally leading someone to believe something that is not true. Dishonest means intention. The accused dishonest intention at the time of making the inducement. इंटेंशनल इंड्यूसमेंट का मतलब हो गया इंटेंशनली इंड्यूजिंग द समवन टू डू एक्टिवली दैट इज डिटर्मिनेंटल टू देम। फॉल्स प्रीटेंस का मतलब ए फॉल्स प्रीटेंस दैट कैन बी इन्फेयर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेज। बेईमानी को धारा 24(2) क्लॉज 7 BNSS के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी व्यक्ति को संतोष लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को संतोष हानि पहुंचाने के आशय से कुछ करता है उसे बेईमानी से कहा जाता है। BNSS के तहत बेईमानी के कुछ तत्व में शामिल है, जैसे प्रवंचना, जानबूझकर किसी को ऐसी बात पर विश्वास दिलाना जो सच नहीं है। बेईमान आशय, प्रलोभन देने के समय आरोपी का बेईमान आशय, जानबूझकर प्रलोभन करना, जानबूझकर किसी को ऐसी गतिविधि करने के लिए प्रेरित करना जो उसके लिए हानिकारक हो। झूठा दिखावा, एक झूठा दिखावा जिसका अनुमान परिस्थिति से लगाया जा सकता है। एक झूठा दिखावा जिसका अनुमान हम परिस्थिति से लगाया जा सकता है। ये बेईमानी का आपका बेईमानी वाले में मेंस में जो आप देंगे इतना ही आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखें। टू द पॉइंट लॉ जो भी चलता है वो टू द पॉइंट चलता है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मूल्यवान प्रतिभूति, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 to 31 BNSS, पहले था सेक्शन 30, अब 31 BNSS में दिया गया। ऑफ द इंडियन पिनल कोड या BNSS Section 31, a valuable security is a document that claims to be a document that creates, transfers, release a legal right. It can also be a document that acknowledges a person's legal liability, lack of a legal right. A valuable security under the IPC is documented. पहला पॉइंट creates, extend, transfer, restrict, extinguish or release a legal right. Acknowledge that someone is legally liable or lack of legal right. Denotes the right to receive principal, interest or dividends. Denotes the receipt or delivery money, movable property या valuable. IPC की धारा 30 और BNSS की धारा 31 के अनुसार मूल्यवान प्रतिभूति एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी विधिक अधिकार को बनाने
हस्तांतरित करने या जारी करने का दावा करता है। यह एक ऐसा दस्तावेज भी हो जाता है जो किसी व्यक्ति की विधि को देखता है या विधिक अधिकार की कमी को स्वीकार करता है। तो विधिक अधिकार में जो कमी वैल्यू सिक्योरिटी में स्वीकार भी करता है। भारतीय दंड संहिता या बीएनएसएस में भारतीय न्याय संहिता के तहत एक मूल्यवान प्रतिभूति का ऐसा दस्तावेज है। पहला तो विधिक अधिकार बनाता है, बढ़ाता है, हस्तांतरित करता है। विधि का अधिकार बनाना है, बढ़ाता है और हस्तांतरित भी करता है, जिसको ट्रांसफ़र भी प्रतिबंधित करता है, समाप्त करता है या जारी करता है। दूसरा पॉइंट यह स्वीकार करता है कि कोई व्यक्ति विधिक रूप से उत्तरदायी हो या उसके पास विधिक अधिकार नहीं है। मूलधन, ब्याज या लाभांश प्राप्त करने के अधिकार को दर्शाता है। धन, जनगम संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्राप्त करने या वितरित करने के अधिकार को दर्शाता है। पनिशमेंट ऑफ 54 में मृत्यु दंड, 55 में इस चीज़ को आपको सेक्शन 53 को हम आज डील कर रहे हैं, जिसमें मेंशन द पनिशमेंट टू विच ऑफेंस। इसमें क्या है कि दस्तावेज वैल्यू सिक्योरिटी का परिभाषा हम इतना ही देंगे। अब सेक्शन 53 को जिक्र कर रहे हैं। मेंशन द पनिशमेंट टू विच ऑफेंडर आर लाइबल अंडर द इंडियन पिनल कोड या बीएनएसएस। उन दंडों का उल्लेख कीजिए जिस हेतु आपराधिक भारतीय दंड संहिता के तहत उत्तरदायी है। इसका दूसरा क्वेश्चंस आपको आ सकता है। डिस्कस इन ब्रीफ द वेरियस मोड्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइड अंडर द आईपीसी या बीएनएसएस। भारतीय दंड संहिता के तहत या भारतीय न्याय संहिता के तहत निर्धारित किए गए सजा के विभिन्न तरीके पर संक्षेप चर्चा करें। ये आपको क्वेश्चन बार बार आएगा। इसका आंसर ये होगा द इंडियन पिनल कोड या बीएनएसएस की धारा, इंडियन पिनल कोड में 53(1) सेक्शन है और बीएनएसएस में 54 सेक्शन है, जो स्पेशली डील्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट। इसमें डिफरेंट टाइप के पनिशमेंट को डिफाइन किया गया, विच कैन बी गिवन बाय द क्रिमिनल कोर्स ऑफ द पर्सन इज हेल्ड लाइबल अंडर द कोड। क्रिमिनल कोड ऑफ पर्सन अंडर द कोड। There are 5 kinds of punishment recognized under section 53 IPC और BNSS में 54 of this code. Death penalty, the most severe punishment reserved for the most heinous crime. दूसरा था imprisonment for life. Death penalty में आ गया the most severe punishment reserved for the most heinous crime. जब आप बहुत अधिक heinous crime करते हो तो death penalty होता है। दूसरा था इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास। इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑफेंडर्स लाइफ। इम्प्रिजनमेंट कैन बी आइदर रिग्रियस या सिंपल रिग्रियस इम्प्रिजनमेंट। माने इम्प्रिजनमेंट जो होता है या तो रिग्रियस टाइप का होता है और सिंपल रिग्रियस इम्प्रिजनमेंट भी होता है। मोर सेवर इंटेंट फॉर सीरियस ऑफेंस एंड द इन्वॉल्व हार्ड लेबर। यदि वो सीरियस ऑफेंस किया है तो उससे हार्ड लेबर कहा जाएगा। जेल में उसको यदि सिंपल रिग्रियस मिला तो उससे ज़्यादा काम नहीं कराया जाएगा। यदि वो सीरियस नेचर का ऑफेंस होगा तो रिग्रियस मिलेगा तो उससे पत्थर तोड़ाया जाएगा। बहुत तरह का हार्ड वर्क कराया जाता है जेल में। सिंपल इम्प्रिजनमेंट लेस सेवर एंड ऑफ्टन यूज फॉर लेस सीरियस क्राइम फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी द गवर्नमेंट सीज ऑल द प्रॉपर्टी। फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी कहता है कि संपत्ति की जब्ती कर लेना। द गवर्नमेंट सीज ऑल द प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट टोटल प्रॉपर्टी को सीज करता है एसेट्स ऑफ द कन्विक्टेड और उसके एसेट्स कन्विक्टेड भी करता है। फाइन, ए मॉनेटरी पनिशमेंट फॉर लेस सीरियस ऑफेंसेज। फाइन भी आता है इसमें, ए मॉनेटरी पनिशमेंट फॉर लेस सीरियस ऑफेंसेज। वाट, फिर यहीं तक इसका आंसर का जवाब हम यहीं तक लिखेंगे। इस क्वेश्चंस का जो आंसर देंगे मेंस में इसका इतना ही जवाब लिखेंगे। वाट वुड बी द लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन ऑफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन व्हेन द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन ओनली। जुर्माना न देने पर कारावास की सीमा क्या होगी? यदि अपराध कारावास के साथ साथ जुर्माना के साथ दंडनीय है
या जब अपराध केवल जुर्माना के साथ दंडनीय है। इस क्वेश्चन को जवाब किस तरह से देंगे, इसका आंसर लिखेंगे सेक्शन 65 आईपीसी और सेक्शन 8 क्लॉज 3 में बीएनएसएस में, सेक्शन 67 and BNSS में 68 clause 5 deals with the provision the limit the imprisonment for non-payment of fine if the offence is punishment with imprisonment, as well as fine when the offence is punishable with fine only. The limit of imprisonment for non-payment of fine depends on whether the offender is punishable with imprisonment as well as fine only with a fine. Imprisonment as well as fine. If the offence is punishable with both imprisonment and a fine, the court can direct the offender to be imprisoned for a maximum of 1/4 of the maximum term of imprisonment for that offence. पहला fine only. If the offence is punishable only with a fine, the limit of imprisonment is up to 2 months. Up to 2 months if the fine is up to 50 rupees. Up to 4 months if the fine is up to 100 rupees. Up to 6 months in any other case. जैसे चोरी है और उसका जुर्माना भी लगाया जा सकता है और जेल की भी सज़ा की जा सकती है। मतलब चोरी के केस में जुर्माना भी लगता है और जेल भी जाने की सज़ा मिलती है। What do you mean by the solitary confinement? What is the maximum limit of the solitary confinement under the BNSS और IPC? एकांत परियोजन से आपका क्या आशय है और के वादन संख्या के तहत एकांत प्रयोजन की अधिकतम सीमा क्या है? यह क्वेश्चंस मेंस का है, यह हर एक बार आता है। सेक्शन 73 और सेक्शन BNSS में भी डिफाइन किया गया है। सेक्शन 73 BNSS of the IPC define the solitary confinement as a form of the imprisonment in which the inmate lives in a single cell with no manifest contact with other people. Whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may by its sentence order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portion of the imprisonment to which he is sentenced not exceeding 3 months in the whole according to the following scale, that is say, पहला पॉइंट लिखेंगे, a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months. A time not exceeding 2 months if term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year. A time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceeding 1 year. Limit of solitary confinement. Solitary confinement का यह लिमिट है। Solitary confinement with any sentence can be awarded not more than 40 days. ये सेक्शन 74 में भी डील किया गया। At a time for a maximum of 3 months, it must be awarded in interval and periods. Imprisonment exceed 3 months, the solitary confinement should not exceed 7 days in a month. If the imprisonment does not exceed more than 6 months, then solitary confinement should be for 1 month. solitary confinement आपको हर एक बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता क्या है और मिस्टेक ऑफ लॉ होता क्या है, इसके बारे में आपको जिक्र करेंगे। उसके बाद अब आइए
सेक्शन में एक क्वेश्चंस और भी है। मेंस रिया आपराधिक दायित्व के तत्व को बता रहे हैं। आपराधिक दायित्व के क्या तत्व हैं वो देखेंगे। पहले उसके बाद व्हाट डू यू मीन इंटेंशन एंड मोटिव इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिव इन लॉ ऑफ क्राइम। मोटिव इंटेंशन में डिफरेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सैलमन ने बताया है कि ए रॉन्गफुल एक्ट इज सेल्डम इंटेंड एंड डिजायर फॉर इट्स ओन सेक। ठीक है। द रॉन्ग डोयर ही इज इन व्यू सम ulterior object which is desired to obtain by means of it. The evil which he does to another he does and desire only for the sake of some resulting good which will obtain himself. The desire for his good is the motive his act. Every wrongful act may raise two distinct questions with respect to intent of doer. The first of these is how did he do the act, intentionally, accidentally? The second, if he did intentionally, which did he do it? The first is an inquiry, his immediate intent. The second is concerns with the ulterior intent or emotive. The intention and motive can be differentiated by the illustration of example. A intend to cause death of B. Therefore, he fired a shot at him. The causing of that intent by A because he has a because he has to gratify his spirit. The vengeance the leads to intention causing death. Intention is an operation of the will directing an overact. Motive is the feeling which prompt the operation of the will. The ulterior object of the person willing means होता है कोई person, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? इच्छुक होना, willing होना. If a person kill another, the intention due to the act which caused death. The motive is the object which the person had in view, the satisfaction of some desire, such a revenge etc. The motive is a ulterior end which is at the root of the intention. Intention refers to the consequence of the act, but motive is ulterior object which form the intention. Motive and intention both are distinct things, though they are closely related. Under BNSS 2023, the word intent has been used for motive and intention both. Motive is something which prompt a man form an intention. Importance of motive in law crime. The motive is relevant under section 6 of BSA Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. However, the prosecution is not bound to prove the motive. The intention should be proved except where the offence is strict liability. The intention is gathered from the surrounding circumstances of the case. Therefore, motive helps to prove the intention. The absence of motive can be taken into considerations by the court to negative the intention. Though the motive is a relevant factor for proving intention, but is not always necessary that the motive should be adequate, as well as none in the offence is hardly matter that motive be adequate. Sometimes heinous offences are committed for a very slight motive. We may take an example. A goes to commit theft in house of B. B apprehended A. A fired at A, B causing his death. Here there is no intention to kill, but B is killed. The intention is to commit theft and the motive to gain pecuniary advantage. The further intention is to hurt B with the motive of saving himself from the sight of the others. The offence is homicide, would not be reduced to any other offence because the motive was simple to save himself for the slight of others. इसका आंसर
यहीं तक लिखेंगे। इसका मतलब ये जो आपको क्वेश्चन जो डील किए हैं, व्हाट डू यू मीन इंटेंशन एंड मोटिव इंडिकेट द इम्प्रिजमेंट फॉर मोटिव ऑफ लॉ ऑफ क्राइम। इसका मतलब कि आशय तथा हेतु से आप क्या समझते हैं, आपराधिक विधि में हेतु के महत्व को इंगित कीजिए। आशय तथा हेतु, कोई भी अपराध बिना आशय के घटित नहीं होता। यदि घटित होता भी तो वो दुर्घटना या दुर्भाग्य के बचाव के अधीन क्षम्य होता